प्राइमरीली नहीं आते। वो कि उसको पेट में दर्द हुआ तो वो उठ के हमारे पास में आ जाएगा, या बुखार हुआ तो हमारे पास, बिल्कुल नहीं। वो हमारे पास तब पहुंचता है जब वो कई जगह पे दिखा चुका होता है, कई जगह पे वो ट्रीटमेंट ले चुका होता है, कई जगह पे वो भर्ती हो चुका होता है, और जब चीजें कंट्रोल से बाहर होती हैं तब वो हमारे पास पहुंचता है। नेचुरली जब तक कि वो हमारे पास पहुंचता है तो वो दो चीजों से डेफिशिएंट हो जाता है, पैसे से भी और समय से भी। और हम लोगों के लिए उस पर्टिकुलर मोमेंट में चीजों को संभालना बड़ा डिफिकल्ट रहता है। हम अपने पेशेंट्स और पेशेंट्स के रिलेटिव को हमेशा ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, बताते भी हैं कि वी आर प्लेइंग फ्रॉम द सेम टीम। आप और हम एक ही टीम से खेलने वाले हैं, और हम दोनों का उद्देश्य एक ही है कि आपका पेशेंट ठीक हो। उस सर्कमस्टेंसेस में उनका भरोसा हम पे, उनका पेशेंस समय पे, और उनका खर्चा अपने पेशेंट पे करना बहुत जरूरी रहता है। अनफॉर्चुनेटली यही सब चीजें जब क्षण के बाहर आती हैं तो ऐसा लगता है कि भाई फला अस्पताल में गए, एक दिन में 1 लाख का बिल बन गया। उसके इन डेप्थ में कोई जाने की कोशिश नहीं करता कि भाई वो 1 लाख रुपए लग क्यों गए, या उस 1 लाख रुपए से क्या हासिल हुआ। तो सर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि और बल्कि अपील करना चाहूंगा, बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, खासकर मीडिया को तो मैं अपील करना ही चाहूंगा, थोड़ा सा एक सिंपैथेटिक नजरिया अस्पतालों के लिए, डॉक्टरों के लिए होना चाहिए। पब्लिक को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, मीडिया को भी। हमारी बातें बहुत बार आपने बहुत अच्छा मंच दिया है हमको आज ये अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए। थोड़ा सा सिंपैथेटिक एटीट्यूड अगर रहेगा तो मुझे लगता है, क्योंकि इन जनरल आप देखेंगे ना तो हम सभी का जो पर्पस है, एज अ डॉक्टर ऑल्सो, एज अ ह्यूमन बींग ऑल्सो, और आपका भी, कि भाई आपका पेशेंट ठीक होना चाहिए, उसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, इतना। लेकिन आपको समझना होगा कि आज की डेट में चूंकि मेडिकल फैसिलिटीज एडवांस भी हुई हैं, अवेलेबल भी हुई हैं, तो नेचुरली महंगी भी हुई है। आप खुद ही याद करो, जब हम छोटे थे, आप जब छोटे थे, तो सिनेमा हॉल का टिकट 5 रुपए का बालकनी होता था। बिल्कुल सही। आज की डेट में 1000 की भी टिकट आती है, पॉपकॉर्न 200 रुपए का भी आता है। तो ये चीजें हुई हैं, तो वैसे ही हेल्थ फैसिलिटीज भी महंगी हुई हैं। तो लेकिन एक चीज जो मैं खासकर पब्लिक में जानना चाहती, जो श्रोता है हमारा मौजूद, वो भी ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से मरीज की आखिरी उम्मीद डॉक्टर ही होते हैं, जब मरीज सब तरफ से हार जाता है, वो अपने घरेलू इलाज भी कर लेता है, अपने मोबाइल फोन, इंटरनेट के जरिए भी सारी चीजें देख लेता है, फिर भी वो जब थक हार जाता है तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स ढूंढने की कोशिश करता है, और वो पहुंचता भी है डॉक्टर्स के पास। लेकिन जब इलाज के बाद वो देखता है, या इलाज जब वो देखता है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो प्रीजुडियस जो शब्द आपने इस्तेमाल किया था वो आपको नजर आने लगता है? और दूसरी बड़ी बात, वो आपको ऐसा क्यों समझता है, और इसे किस तरीके से दूर किया जा सकता है इस भ्रम से? सर, ये जो नोशन है, जो पब्लिक प्रेजुडाइज रहती है या शक की निगाहों से देखती है अस्पतालों को और डॉक्टरों को, ये मल्टीफैक्टोरियल है। इसके लिए कोई एक चीज जिम्मेदार नहीं है, और ये सालों के बाद डेवलप हुआ है। आप एक समय हुआ करता था जब डॉक्टर ने जो बोल दिया, डॉक्टर को भगवान का दर्जा, आज भी बोलते हैं कि आप भगवान के बरोबर हैं, हम उनको बोलते भी हैं कि हमको इंसान रहने दीजिए, भगवान तो नहीं है। बट हाँ, वो जो एक इमेज क्राइसिस हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी को हम आज जो फेस कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप भी समझते होंगे उन चीजों को। बट कैसा होता है सर कि जहां पे फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, और नेचुरली प्राइवेट हॉस्पिटल में फाइनेंसेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। आज की डेट में अगर हम अपने अस्पतालों को फ्री चलाना शुरू कर दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम 6 महीना साल भर में वो इमेज जो लुटेरे हैं डॉक्टर या पैसे लूटते हैं या अस्पताल महंगा, वो शायद खत्म हो जाएगा। बट सर, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम कोई अच्छी फैसिलिटीज अवेल करना चाहते हैं, अच्छी ट्रीटमेंट या अच्छी डायग्नोस्टिक मोडालिटी को अवेल करना चाह रहे हैं, तो नेचुरली वो अस्पताल की खुद की प्रोडक्शन नहीं है, घर में नहीं बनता, या उस डॉक्टर के घर में नहीं बनता वो दवाई, ना उस डॉक्टर ने कहीं से खरीद के वो मशीन लाया है, आपको अवेलेबल करा रहा है। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी दवे सर, अभी एक पेशेंट मेरे पास यूके से आया है, मतलब आई वाज फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि यूके से आया है मेरे पास वो ट्रीटमेंट कराने के लिए। ही वाज सफरिंग फ्रॉम जस्ट एनल फिशर। जब वो मेरे पास पहुंचा सर, वो फिस्टुला लेके पहुंचा। वाई? बिकॉज ही डिडंट गेट अपॉइंटमेंट ऑफ एनी स्पेशलिस्ट इन यूके। ही वॉज फर्स्ट सीन बाई जीपी, जो वहां का एनएचएस का ट्रेंड है कि भाई आप डायरेक्ट डॉक्टर इस या स्पेशलिस्ट के पास नहीं पहुंच सकते, आपको जीपी को दिखाना होगा, जीपी आपको ट्रीट करेगा। फिर अगर उसको ऐसा लगता है कि भाई इनको स्पेशलिस्ट केयर की जरूरत है, तो फिर आपको वो रिफर करेगा, फिर उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो वो एनल फिशर से पीड़ित था,
जस्ट बिकॉज कि उसका ट्रीटमेंट एडिक्वेटली नहीं हुआ, धीरे धीरे होते 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 वो फिसला हो गया। उसके फादर मेरे पेशेंट थे तो उन्होंने उसको बुलाया, देन आई ट्रीटेड हिम। देन आई टोल्ड हिम कि मुझे ऐसा लगता है कि आप सबसे बेहतरीन व्यक्ति होंगे जो इंडियन मेडिकल फैसिलिटीज को अब उसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते होंगे। तो ही टोल्ड मी यस, ये एक डिफरेंस है सर। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से जवाब दिया है और जिस तरह से बताया है, इससे एक चीज बहुत क्लियर है कि लोगों के मन में, खासकर जो मरीज और मरीज के परिजन है और जो समाज हमारा है, उनके मन से ये भ्रांति दूर होना चाहिए कि डॉक्टर्स जो है वो वाकई में आखिरी उम्मीद है तो क्यों है, ये समझना वाकई में सब लोगों को बेहद जरूरी है। प्रथा कुछ पूछना चाह रही है। जी, बहुत अच्छी बात हुई है और बहुत अच्छा विषय यहाँ पर इस पैनल डिस्कशन के माध्यम से उठा है। नितिन गोयल जी भी हमारे साथ में सुयश हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। नितिन जी, आपसे सवाल है कि क्या लगता है, क्योंकि निजी जो अस्पताल हैं वो लगातार बाध्य है अच्छी सेवाएं देने के लिए, जो कि लगातार काम इस पे हो भी रहे हैं। अक्सर ये भी देखा जाता है कि जब मरीजों का इलाज वहां पर होता है तो दवाइयों को लेने के लिए कहीं ना कहीं वो बाध्य होते हैं उसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल के क्लिनिक से, उसी मेडिकल से, सॉरी। तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है और क्या लगता है ये कैसी स्थिति रहती है, क्या इसके लिए कोई और कदम नहीं उठाए जा सकते? सबसे पहले तो मैं एशियन न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने हमें यहाँ बुलाया। मेरे सीनियर्स को मैं प्रणाम करना चाहूंगा और सभी को अभिवादन। आपने ये जो प्रश्न उठाया है ये बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि किसी भी पेशेंट के ट्रीटमेंट में एक मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्ट जो होता है वो फार्मेसी का कॉस्ट होता है। आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि मेनी टाइम्स अगर पेशेंट मेडिकल पेशेंट है, सर्जिकल पेशेंट में तो फार्मेसी का एक्सपेंडिचर कम रहता है, इन मेडिकल पेशेंट में मेनी टाइम्स 50 to 60% ऑफ द बिल जाता है। पहले ये ऐसी स्थिति थी कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स या नर्सिंग होम्स थे तो उन्हीं की फार्मेसी में मेडिसिन लेना एक प्रकार से अनिवार्य हो जाता था। और शायद मेरे ख्याल से ये भी था कि क्योंकि पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड है, वहां पर उसकी फैमिली है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा वो कंफर्टेबल भी हो जाता है। क्योंकि अगर पेशेंट एडमिट है उसको मेडिसिन हर कुछ घंटों में मेडिसिन देनी पड़ती है, तो प्रैक्टिकली अगर अपन देखें तो पेशेंट्स का बाहर जाकर के मेडिसिन को लेकर के आना, फिर पेशेंट को वहां पे हॉस्पिटल में उन मेडिसिन से ट्रीटमेंट करना एक प्रैक्टिकल वे में संभव नहीं हो पाता है। समय पे वो दवाइयां शायद ना मिल पाए। लेकिन जो आपका सवाल है कि उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसका रेगुलेशन निकाल दिया है और प्राइवेट हॉस्पिटल के सभी फार्मेसी में ये एक नोटिस लगाना अनिवार्य हो गया है कि यहाँ से दवाइयाँ खरीदना आवश्यक नहीं है, आप बाहर से भी दवाइयाँ ले सकते हो। तो सरकार ने इसके ऊपर ऑलरेडी कदम उठा लिया है और ये आप सभी निजी चिकित्सालय के फार्मेसी में आपको ये देखने को मिल जाएगा। सेकंड, इसके अंदर में ये भी है कि पहले ऐसा हो सकता है कि ऐसा होता हो कि फार्मेसी में आपको मेडिसिन वहीं से लेने के लिए कहा जाता हो, लेकिन अगर आप मेजोरिटी ऑफ द मल्टी स्पेशलिटी या नर्सिंग होम्स में जाएंगे तो अभी ऐसी बाध्यता किसी भी मरीज या उसके रिलेटिव को नहीं है। जी, जी। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा प्रथा जी। ये मेडिकल स्टोर जो इन हाउस हॉस्पिटल्स में बनाने का जो ट्रेंड चालू हुआ या जो ट्रेंड है अभी आज की डेट में, इसका आप दूसरा एस्पेक्ट देखिए। पब्लिक को हमेशा लगता है कि भाई डॉक्टर बोलता है कि आप मेरे ही मेडिकल स्टोर से मेडिसिन खरीदिए, इसमें इसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। ट्रू, समझ गया। पर आप दूसरा एस्पेक्ट ये देखिए, ये किया क्यों गया। आपको, मुझे तो याद है हमारे बचपन में कैसे हॉस्पिटल्स हुआ करते थे और कैसे ट्रीटमेंट हुआ करते थे। पहले मैक्सिमम हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के होते थे, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट कराते थे। एट द मोस्ट उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठने वाले डॉक्टर शाम को क्लिनिक्स में बैठा करते थे और उनका ट्रीटमेंट हम लेते थे। वो टेस्ट लिखते थे, हम कहीं जाकर टेस्ट कराते थे, फिर हम वो रिपोर्ट लेने, सुबह टेस्ट कराए, शाम को हम रिपोर्ट लेके आते थे, फिर हम दिखाने आते थे, फिर वो दवाई लिखते थे, फिर हम किसी और मेडिकल्स में जाते थे, वहां से मेडिसिन लेके आते थे। तो एक छोटी सी बुखार की तकलीफ के लिए मुझे दिन में 2 बार 3 बार यहाँ से वहां जाना, उधर से उधर जाना। अब ये मेडिकल स्टोर्स खोला क्यों गया, आपको एक ही छत के नीचे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराने के लिए कि भाई आप एक बार अस्पताल में आप अंदर घुसते हैं तो डॉक्टर से मिलने से लेके, सारे इन्वेस्टिगेशन से लेके, सारे ट्रीटमेंट से लेके, सारे मेडिसिन से लेके आपको एक ही छत के नीचे अवेलेबल होगी। आप ये समझो, मैं बोलता हूं हम एक काम करते हैं, हम एक दिन के लिए सारे अस्पतालों के मेडिकल स्टोर बंद कर देते हैं। ठीक, लेट अस स्टार्ट ट्रीटमेंट। हम करते हैं ट्रीटमेंट सब पेशेंट्स का। आप पाएंगे उस दिन हाहाकार मच जाएगा। कोई पेशेंट अगर अस्पताल में एडमिट है जिसको हर 2 घंटे में, 6 घंटे में, 8 घंटे में मेडिसिन लग रही है, वो कितने बार दौड़ेगा, वो कितने बार जाएगा, कहां कहां जाएगा। तो ये एस्पेक्ट को आपको समझना बहुत जरूरी है कि भाई ये आपके लिए खोला गया है, आपकी सुविधा के लिए खोला गया है।
दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है, अब खासकर रायपुर शहर में बैठ के हम लोग इस डिफिकल्टी को बड़ा स्ट्रांगली फेस करते हैं। इन जनरल जो भी पेशेंट पहुंचते हैं उसका कोई ना कोई जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स है उसमें उसका कोई परिचित होगा, भाई हम ये दवाई हम ले आते हैं, ये मेडिसिन हम ले आते हैं, ये इम्प्लांट हम ले आते हैं, हमारे फलाना दोस्त हैं, हम कभी मना नहीं करते। आप मुझे बताओ, आप एक आपके इस सरोवर में मैं आऊं और बोलूं दाल मैं घर से लाऊंगा, आपका दाल अच्छा नहीं है, अलाउ करोगे आप? पॉलिसी के मैटर, इट्स पॉलिसी मैटर। मैं बोलूंगा नहीं आपकी चाय तो 150 रुपए की है, मैं अपने घर में फ्री में ला सकता हूं, मैं अपने थर्मस में भर के लाऊंगा, चाय तो अपने घर की पीऊंगा। विल यू अलाउ अस? नो, एग्जैक्टली ये, दिस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस। मैं मान गया कि भाई चूंकि ये मानवता से रिलेटेड है, हमने सब फ्रीडम दिया हुआ है। कल वो बोलेगा मैं डॉक्टर ही बाहर से लाऊंगा, मैं केवल आपके बिस्तर में लेटूंगा। अक्सर ये देखा गया है कि कई बार बाध्यता भी हो जाती है, उन्हें बाध्य कर दिया जाता है कि उसी पर्टिकुलर मेडिकल से ही उन्हें दवाइयां लेनी होती है। तो कई बार कुछ चीजें और जो सिचुएशन है वो कुछ बदल जाती हैं। हमारे साथ में सिन्हा जी भी मौजूद हैं, न्यूरोलॉजिस्ट है नारायणा हेल्थ रायपुर से। डॉक्टर सिन्हा जी, आपसे एक सवाल है कि अभी वर्तमान के समय में अभी देखा जा रहा है कि जो न्यूरोलॉजिकल जो डिसीज है वो काफी ज्यादा कॉमन हो गई है। ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, ऐसी चीजों की शिकायत लगातार लोगों को बढ़ती चली जा रही है। इसे आप अभी कैसे देखते हैं, क्यों ये बढ़ता चला जा रहा है? और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर जब मरीजों को तकलीफ होती है तो उनके लिए कितने ऑप्शन फिर अवेलेबल हैं इसके इलाज के लिए? न्यूरोलॉजिकल बीमारियां निश्चित रूप से बढ़ रही हैं, लेकिन उसके पीछे कारण मुझे लगता है कि अन्य बीमारियां जिम्मेदार हैं, जैसे कि डायबिटीज बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन का जो प्रॉब्लम है बढ़ता चला जा रहा है। इसके साथ में स्ट्रेस एक महत्वपूर्ण कारण है। जिन कारणों से हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है उन्हीं कारणों से लगभग ब्रेन की बीमारियां भी बढ़ती चली जाती हैं। जैसे स्ट्रोक की समस्या है, वो बेसिकली अधिकतर पेशेंट्स में देखें अगर तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन की वजह से होती है। और डायबिटीज और हाइपरटेंशन आपको पता ही है कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमारा देश ऐसे भी डायबिटीज कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो निश्चित रूप से आप सही कह रही हैं, इसके पीछे कारण यही है। स्ट्रेस मोस्ट लाइकली मैं समझता हूँ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है जो सभी लोगों के बीच में हर फील्ड में कंपटीशन बढ़ गया है और बहुत जल्दी आगे बढ़ने की सबको जल्दबाजी बनी हुई है, सबके सब जल्दबाजी में है। इसकी वजह से एक तरीके का स्ट्रेस जो उनके भीतर जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। उसकी वजह से बीपी बढ़ता है, हाइपरटेंशन बढ़ता है और तरह तरह की बीमारियां बढ़ती हैं। बहुत बार की जब आप अपेक्षा के अनुरूप सफल नहीं हो पाते हैं तो एक गिल्ट पैदा होता है शरीर के अंदर में, तो उसकी वजह से जो नेगेटिव चीजें हैं उस बॉडी के भीतर वो बढ़ने लगती हैं, तो अपने आप में ही वो उसकी इम्यूनिटी प्रभावित होने लगती है, जिसकी वजह से और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के पीछे ये स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल है। इस वजह से हम देखते हैं कि आजकल ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, है ना। नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स में एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी बन गई है आजकल। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि न्यूरोलॉजिकल बीमारियां बढ़ रही हैं। मैं कहता हूँ सारी बीमारियां बढ़ रही हैं लगभग, न केवल न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, और उसके पीछे यही सब कारण जिम्मेदार हैं। हमारे साथ में डॉक्टर आशीष कुमार सिन्हा जी भी मौजूद हैं, डायरेक्टर है मेडिकल सिकल सेल इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ के। सिन्हा जी, आपसे एक सवाल है। सिकल सेल पीड़ितों के लिए लगातार अभी प्रयास हो रहे हैं, ये देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कई बेहतर और नेक पहल भी की जा रही है, आपके संस्थान में भी लगातार प्रयास यहाँ पर हो रहे हैं। अभी एक बहुत अच्छी पहल झारखंड सरकार ने की है कि जो सिकल सेल जो पीड़ित हैं उन्हें 1000 रुपए बतौर प्रोत्साहन राशि उन्हें दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से, चूंकि हम छत्तीसगढ़ के लिए बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी कुछ ऐसी पहल की जानी चाहिए, और क्या कुछ और कैसे प्रयास हो रहे हैं सिकल सेल पीड़ितों के लिए? सबसे पहले तो एशिया न्यूज 24 को मैं धन्यवाद दूंगा, और स्पेशली जय दुबे जी जो मैनेजर डायरेक्टर हैं इस न्यूज चैनल के। सिकल सेल जो बीमारी है ये आनुवांशिक बीमारी है, और इसके बारे में जो शुरुआत की है यहाँ इस बीमारी को जानने, समझने और इसके सारे चरित्र को जानने के लिए, उसके लिए डॉक्टर पात्रा सर यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो पितामह हैं और उनके सामने मैं कुछ बोलूँ वो बहुत ही मेरे लिए गौरव का बात है, और कुछ अगर मैं बोल जाऊंगा सर करेक्ट करेंगे। जहां तक सिकल सेल के लिए बात है तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भी
काफी प्रयास किए हैं और सिकल सेल डिजीज के लिए जो प्रयास है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका चिन्हांकन, उसका आइडेंटिफिकेशन। अगर आप आइडेंटिफिकेशन यदि नहीं कर पाएंगे तो हम एक्चुअल बर्डन ऑफ डिजीज नहीं जान पाएंगे। उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है। पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग किट हमारे सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बचाव, और जहां बचाव की बात आती है तो सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है, हमारे हेल्थ मैन पावर तो काम कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है जो बचाव के पक्ष को हमें बताएं कि किस तरह से हम इस जेनेटिक डिजीज से हम बच सकते हैं। जेनेटिक डिजीज से बचने का मतलब है कि हमें प्रचार प्रसार, हमारे क्षेत्र में करीब करीब 10% लोगों में सिकल सेल जीन का प्रसार है। चूंकि ये जेनेटिक डिजीज है, ये माता पिता से उनके बच्चों में ट्रांसमिट होता है। ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, ना कोई इन्फेक्शन है। ये केवल माता पिता से उसके बच्चों में ये ट्रांसमिट होगा। तो बचाव के लिए हमें क्लोज मैरिजेस, जो बोलते हैं कि जो ट्रेट हैं, जो वाहक हैं, उन लोगों को शादी करने से बचना चाहिए। शादी से पहले उनका जांच होना चाहिए कि भाई वो वाहक हैं, उनको समझाइश देनी चाहिए, उनको काउंसलिंग की आवश्यकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि न्यूबॉर्न सिकल सेल डायग्नोसिस, एंटीनेटल डायग्नोसिस बोलते हैं। हमारे पास ऐसे सुविधाएं हैं जिससे हम पेट में पल रहे बच्चे का भी सिकल सेल स्टेटस जान सकते हैं। आज ये तकनीक है, लेकिन कोई इस पे बात नहीं करता है। तो व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से जो मीडिया चैनल्स है, इसको पब्लिश करें, इसको प्रमोट करें, लगातार आप लोग टॉक करें। हम भी कर रहे हैं, अपने लेवल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो वो है एस्पेक्ट है, वो है इलाज का। तो आज की डेट में इलाज के लिए एक ही दवा है, हाइड्रोक्सी यूरिया। पूरे वर्ल्ड में ये दवा केवल डिजीज से छुटकारा नहीं देती, ये डिजीज के जो लक्षण है उसको कम कर देता है, पूरी तरीके से आपको निजात नहीं देगी। दूसरी बात, अभी 2-3 दिन पहले मैं दिल्ली के प्रयास में था, दिल्ली प्रवास में था, तो वहां पर ये पता कि सीडेस्को ने, जो ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी इंडिया की, उसने अभी लिक्विड हाइड्रोक्सी यूरिया को परमिशन दे दिया है। अब ये गवर्नमेंट को चाहिए, हम जैसे गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट को इसको तुरंत अडॉप्ट करना चाहिए कि भाई हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको भी हम पुड़िया बना के देते हैं कि आधी पुड़िया, 1/3 पुड़िया या इस तरह से खाना है। हमारे पास लिक्विड मीन्स सिरप, हमारे जितने भी बच्चे आते हैं, हमारे ओपीडी में जितने बच्चे आते हैं, जहां पर भी रजिस्टर्ड है, सारे का सारे 60 to 70% हमारे बच्चे हैं, बच्चे ही पेशेंट रहते हैं। अगर हम उनको लिक्विड हाइड्रोक्सी यूरिया मीन्स सिरप जो होगा वो जल्दी से जल्दी हमको उपलब्ध होगा, तो हम उसको जल्दी से प्रोक्योर कर पाएंगे और बच्चों को दे पाएंगे। इलाज में एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनको फेफड़े का संक्रमण बहुत जल्दी होता है। तो फेफड़े के संक्रमण के लिए हम लोग न्यूमोकोकल वैक्सीन का यूज करते हैं। वो 2 तरह के होते हैं, पॉलीसेक्राइड वैक्सीन और पॉलीवेलेंट वैक्सीन। सारी की सारी वैक्सीन है, सारा कुछ है, लेकिन मैं सभी लोग से अभी डॉक्टर फ्रेटर्निटी यहां पर है, उनसे भी अनुरोध करता हूं इसका उपयोग किया जाए। चौथा मुद्दा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, जिसको हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेडिकल टूरिज्म आज की डेट में है। हमारे जो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं देश के बाहर जा रहे हैं और कर रहे हैं, और हमारी देश की जनता है, हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, वो इस इलाज से महरूम है, क्योंकि इलाज इतना महंगा है। गवर्नमेंट ये पॉलिसी बननी चाहिए और हमारी गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो इन्होंने बोला कि झारखंड में एक स्कीम है मॉनिटरी बेनिफिट। ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत ओपिनियन है, कोई इस पे एग्री करे चाहे ना करे। मरीज को मॉनिटरी बेनिफिट देना बिल्कुल भी न्याय संगत, तर्क संगत नहीं है। कोई भी जगह पे पैसा देके मरीज को गुमराह करना, उसके माइंड को डाइवर्ट करना, दैट इज नॉट
माई ओपिनियन। आप देखिए टीवी प्रोग्राम में क्या हुआ, पहले उसको पैकेट दिया, फेल हो गया, मॉनिटरी बेनिफिट दिया, उसमें सब चीज होने लग गया। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूं, लेकिन इन चीजों को इस फोरम से बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट हूं। आप इलाज का दायरा बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि इससे हम कैसे बच सकते हैं और कैसे इससे निजात पा सकते हैं, क्या क्या नई फैसिलिटीज आ रही हैं, किस तरह की नई चीजें आ रही हैं, हमको पता है। मैं आज इस फोरम से बोल रहा हूं, लिक्विड हाइड्रोक्सीयूरिया आ चुकी है। आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से जो भी इस चैनल को देख रहा है, तुरंत बोले कि सिडेस्को से मंगवाएं, सिडेस्को से अप्रूवल मंगवाएं, यहां पर तुरंत प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया शुरू करवाई जाए। ये होता है काम। ये नहीं कि 1000 रुपए ले ले भैया, तू जाके वहां से खरीद ले, वहां दिल्ली से मंगवा ले, हम ट्रेन से तरह से मंगवा देंगे। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। आपको यदि स्टेट स्पेसिफिक कुछ काम करना है, स्टेट ऑफिशियल्स हो जो भी है, उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मॉनिटरी बेनिफिट ठीक है, जो हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है उनको आप मॉनिटरी बेनिफिट दीजिए। आंगनवाड़ी सहायिका है, मितानिन्स है, रियली दे आर वर्किंग फॉर अस, वी आर अप्रिशिएटिंग दिस। सर बैठे हैं आलोक शुक्ला सर, इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, मितानिन का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही स्टार्ट कराया। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि कम्युनिटी मेडिसिन का मैं स्टूडेंट रहा हूं, तो सर का मैं हर काम को बहुत बारीकी से एनालिसिस करता था। तो वो तो मैं व्यक्तिगत राय से बोलता हूं, ये ठीक नहीं है। बट जो मैंने 4 सुझाव दिए हैं, मैंने ऊपर भी इस चीजों को कम्युनिकेट किया है और हमेशा करता रहूंगा। और सिकल सेल के बारे में डॉक्टर पात्रा जो पितामह है, मैं सैल्यूट करता हूं। सर ने आप बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया यहाँ पर, और आज इस मुकाम पे हम पहुंचे हैं कि हम इस बीमारी के सभी एस्पेक्ट को कवर करने की गवर्नमेंट सेक्टर से कोशिश कर रहे हैं। सर नमस्ते सर, मैं कोई अपना सा हूँ, काश फाउंडेशन से काजल सचदेव हूँ। और सर मेरे बच्चे को खुद थैलेसीमिया है और मैं 15 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ, सिकलिंग और थैलेसीमिया बच्चों के लिए। मैं आपके पास आई भी हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आप बोल रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा करे, वाकई मैं मानती हूँ इस फील्ड में सरकार ने काफी काम किया है और निरंतर हम भी कई बार कैंप के लिए आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमें भी सिकलिंग बच्चों के लिए कैंप मिल जाता है। तो सर एक समस्या थी हमारे साथ, जैसे इन बच्चों को थैलेसीमिया सिकलिंग जो बच्चे होते हैं, उनकी मदर्स अगर दोबारा प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको सीवीएस टेस्ट कराना पड़ता है, क्रोनिक वायल सैंपलिंग कराना पड़ता है। तो सर यहाँ पर वो टेस्ट उस बच्चे आगे ऐसे बच्चे ना पैदा हों, इस जनसंख्या को स्टॉपेज करने के लिए सर क्या है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे पास कुछ समय से ऐसे बच्चे निरंतर आ रहे हैं कि प्रेग्नेंट हैं और उनको 17,000 खर्चा करके ये करना पड़ेगा, तो उनके पास 17,000 नहीं होते हैं, तो वो दोबारा तिबारा ऐसे बच्चे पैदा करते जाते हैं। तो सरकारी तरफ से क्या है, कौन सा स्थान है जहां हम बच्चों को भेज सकते हैं? ये जो आप न्यूबॉर्न एंटीनेटल डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं, जी, इस आपने मुद्दे बहुत ही पे सही हम मुद्दा आपकी उठाया है। प्रतिक्रिया लेंगे। पात्रा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो सर। पहले उनसे सुन लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि जो प्रीनेटल डायग्नोसिस है, मैडम के जो कंसर्न है, बिल्कुल वो उनकी इमोशनल कंसर्न है, लेकिन इसमें एक टेक्निकल हर्डल्स है, क्योंकि उसके करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ रायपुर मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा, फैसिलिटीज उपलब्ध है, लेकिन उसके जो डाटा एनालिसिस है, इट नीड्स ए वेरी हाईली स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज। तो वो हम लोग, ये भारत सरकार भी इसमें सहमत है, जितने भी एक्सपर्ट उनके बोल रहे हैं, तो 1-2 जगह में कंसंट्रेट किया जाए, सो दैट डाटा गलत ना हो। देखिए जैसे जुडिशरी में है ना, कोई सही लोग पनिश ना हो जाए, उसी टाइप का हमारी जो बच्चे हैं, क्योंकि ये मेंडेलियन रिसेसिव डिजॉर्डर्स है, दोनों जीन सब बच्चे में आ जाता है ना, तभी हो जाएगा होता है, थैलेसीमिया हो चाहे सिकल सेल हो। किंतु एक मानो ट्रेड को हम होमोजाइगस कर दिए तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है पेरेंट्स के लिए। कोई भी पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे सबसे प्रेशियस होता है। सो डायग्नोसिस, जो इंटरप्रिटेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए बहुत जगह में हम लोग उसको डिस्करेज कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी ये चीजें रियलाइज की, क्योंकि गलत ना, और बहुत इजी है ये। पुल होके सब यहीं से रायपुर में हमारा कलेक्शन होके सैंपल चला जाता है, वो करके भेज देता है। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन उसमें तो ये पेन लेना पड़ेगा मैडम, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसको इतना इमोशनली नहीं, इसके फटाफट उसको डायग्नोसिस कर दें।
जी डॉक्टर सिन्हा जी आप कह अच्छा, रहे थे। निश्चित रूप से एक बात तो समझ में आती है कि अभी तक जो पैनल डिस्कशन में अब तक जो चीजें आई है, सरकारी योजनाएं माध्यम से आयुष्मान योजना जब शुरू हुई थी, मेरा ख्याल है 2008 में ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY के नाम से शुरू हुआ था। फिर उसके बाद 2013 में चालू हुआ था शायद, मनमोहन सिंह जी ने चालू हुई थी और मेरे ख्याल से 2016 में फिर उसको आयुष्मान योजना का नाम दिया गया, 18 में। मतलब उसी योजना का बेसिकली जो इम्प्लीमेंटेशन है वो चेंज किया गया और ये जो स्टार्ट किया गया था, ये चालू किया गया था बिलो पॉवर्टी लाइन BPL पेशेंट्स के लिए चालू किया गया था कि इसके पीछे थॉट प्रोसेस ये था कि जब ये शुरू हुआ था तब ये 30,000 रुपए का इसकी कैपिंग थी, 30,000 रुपए का कार्ड था। फिर बाद में इसे 50,000 रुपए किया गया और आयुष्मान योजना आने के बाद में फिर ये 5 लाख रुपए की योजना हो गई। तो ये इसके पीछे जो थॉट प्रोसेस था कि भाई एक गरीब व्यक्ति जो आमतौर पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं पहुंच पाता है, तो वो इन कार्ड्स के माध्यम से अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा सकता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी अपनी जो फैसिलिटीज हैं, सारे जो BPL पेशेंट्स हैं उनको प्रोवाइड करना शुरू किया और आज भी कर रहे हैं। धीरे धीरे इसमें बहुत सारे चेंजेस आए, धीरे धीरे इसमें इसके जो बाईलॉज हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। फिर ये APL पेशेंट्स को भी दिया गया। अभी ऐसा सुनने में आया है कि बजट में इसका शायद 5 लाख का 10 लाख किया जाएगा और शायद 70 ईयर्स के ऊपर के पेशेंट्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो मेरा ये सोचना है सर कि सरकारी योजनाओं में भाग लेने में प्राइवेट अस्पतालों को कोई हिचक नहीं होती है। कुछ लॉजिस्टिक जो दिक्कत होती हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में, वो मुझे ऐसा लगता है कि जो कागजी कार्रवाई है या जो रेन्यूमरेशन को पेमेंट करने में जो दिक्कतें होती हैं, ये सारी चीजें अगर सुधार ली जाएं, टाइमली जो कमिट किया जाता है कि भाई किसी भी योजना का जो रेन्यूमरेशन है वो इस टाइम फ्रेम में प्राइवेट अस्पतालों को दिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत हेल्पफुल रहेगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपने लेवल पे मैनेज करने में। और मुझे लगता है कि आयुष्मान योजना वन ऑफ द लार्जेस्ट योजना है हेल्थ रिलेटेड वर्ल्ड वाइड, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम जैसा इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आपके इस मंच के माध्यम से मैं एटलीस्ट छत्तीसगढ़ के या रायपुर के प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से तो बोल ही सकता हूँ कि सरकार जब जहाँ जैसा चाहेगी अपनी योजनाओं में हमको अपना पार्टनर समझें। क्षेत्र की जनता और राज्य की जनता को बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने में वी आर अ टीम, हम उनके पार्टनर्स हैं। हमको पार्टनर्स की तरह सरकार यूज करे और हम वी विल बी मोर देन हैप्पी। हमको अत्यधिक खुशी होगी सारी सरकारी योजनाओं को, खासकर जो जन स्वास्थ्य को लेके योजनाएं हैं सरकार की, उसमें हमारी भागीदारी जहां पे भी सरकार जैसा चाहेगी हम डेफिनेटली करेंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर सभी